Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एनालिसिस लेकर आए हैं. Yes, you heard me right. This is a complete exam analysis video जो कि हम अपने चैनल पर लेकर आते हैं. And today we will be talking about the analysis of the DFCCIL आपका जो executive exam हुआ है कल यानी कि 10th of July 2025 को. So guys, if you have appeared for the exam या फिर आप फ्यूचर में DFCCIL रिक्रूटमेंट की एग्जाम देने की सोच रहे हैं then this video will help you understand the exam pattern, difficulty level, good attempts and let me tell you the expected cutoffs also. Yes guys, सारा कुछ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा यानी कि आज की इस वीडियो में. So let's quickly move into the video and look for further things. सो गाइस DFCCIL यानी कि द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको हम शॉर्ट में DFCCIL के नाम से जानते हैं, उसने बेसिकली कंडक्ट करवाया है अपना एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट एग्जाम जो कि आपका 10th ऑफ जुलाई को और आज यानी कि 11th ऑफ जुलाई 2025 को हो गया है फॉर अ टोटल वैकेंसी ऑफ 642 वैकेंसीज. यस गाइस, यू हर्ड मी राइट. अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो कितनी वैकेंसी के लिए ये एग्जाम हो रहा है? 642 यानी कि 642 वैकेंसीज के लिए अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट्स जैसे कि सिविल हो गया, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया एंड ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट ऑल्सो. अब बात करें 10th ऑफ जुलाई की विच वाज यस्टरडे, जो एग्जाम आपका हुआ था वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए हुआ था. सिविल और सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन स्ट्रीम्स के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो उसमें अपीयर हुए थे. ठीक है. एग्जाम जो था वो एक सीबीटी लेवल का था यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था. सीबीटी 1 था जो कि एक सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्क्रीनिंग स्टेज है सभी कैंडिडेट्स के लिए. यस, वो एक क्वालिटेटिव मतलब एक होता है ना कि मतलब क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है. अगर आप सीबीटी 1 क्लियर कर देते हो देन यू आर गोइंग टू गेट अपीयर फॉर सीबीटी 2 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो कि कल यानी कि 10th ऑफ जुलाई को हो चुका है और आज 11th ऑफ जुलाई को करवाया जा चुका है. गाइज मोटी मोटी चीजें मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ, क्लियर कर चुकी हूँ कि ये जो DFCCIL का एग्जाम है ये 642 वैकेंसीज के लिए हो रहा है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, फाइनेंस और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जिसके लिए सीबीटी एग्जाम आपका 10 और 11 तारीख को करवाया जा चुका है. एग्जाम डेट ऑफिशियली आपको www.dfccil.com पर पहले ही मिल चुकी है एंड टोटल ऑफ 2,23,140 candidates have applied for this particular vacancy. So these are the numbers जिन्होंने अप्लाई करा है इस पोस्ट के लिए. अब कितने अपीयर हुए हैं वो आपको आगे पता चलेगा. टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्टी लेवल और सेक्शन वाइज एनालिसिस अगर मैं आपको बताऊं, सो गाइज जो डिफिकल्टी लेवल है कैंडिडेट्स ऐसा बता रहे हैं कि जो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट रहा है. ठीक है, ना इजी रहा है पेपर ना डिफिकल्ट रहा है, लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल रहा है वो आपका इजी टू मॉडरेट मतलब मॉडरेट कैटेगरी में आप उसको डाल सकते हो. जितने भी कैंडिडेट्स से हमने बात करा है उन्होंने रिपोर्ट बताया है तो उन्होंने ओवरऑल डिफिकल्टी मॉडरेट बताया है. अब सेक्शन वाइज एनालिसिस को ब्रेक डाउन करते हैं. सो गाइस सेक्शन वाइज अगर हम देखें तो सेक्शन वाइज आपका सबसे ऊपर जनरल नॉलेज आता है. तो जनरल नॉलेज में क्या हुआ था गाइस? जनरल नॉलेज आपका इजी टू मॉडरेट रहा है. मोस्टली सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और जितने भी रेलवे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें पूछे गए थे. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं रीजनिंग की बात करूं कि रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में क्या आया था, रीजनिंग का भी मॉडरेट लेवल ऑफ एग्जाम था. ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ट्रिकी पजल्स क्वेश्चंस आए थे और कुछ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस भी थे जिनको आपको एनालाइज करके फिर आंसर करना था. इफ वी टॉक अबाउट जनरल साइंस तो गाइस जनरल साइंस का भी इजी टू मॉडरेट रहा है, फोकसिंग मोर ऑन कंसेप्चुअल एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस दिस टाइम. अपार्ट फ्रॉम दिस इफ वी टॉक अबाउट टेक्निकल, सिविल एंड सिग्नल एंड कम्युनिकेशन, सिविल एंड सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इफ वी टॉक अबाउट मतलब टेक्निकल में क्या आया है. सो गाइस टेक्निकल में ही बच्चे थोड़ा सा मात खा गए क्योंकि वहां डिफिकल्टी लेवल जो है वो मॉडरेट से लेके डिफिकल्ट तक चला गया. इजी टू मॉडरेट नहीं, फिर लेवल अप हो गया, मॉडरेट से डिफिकल्ट हो गया, जिसमें आपके कोर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जैसे कि सर्वेइंग, स्ट्रक्चरल एनालिसिस फॉर सिविल एंड सिग्नलिंग सिस्टम्स फॉर एसएनटी, ये सारी चीजें कवर हुई थी. सो दिस वाज द टाइप ऑफ एग्जाम. ठीक है, अब मैं आपको आगे के वीडियो में बताने वाली हूँ धीरे धीरे कि जो क्वेश्चंस आए थे. डू नॉट फॉरगेट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम एनालिसिस, डेफिनेटली वी विल बी कवरिंग द क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में पूछे गए थे. बट आई फील गाइड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू टेल यू कि भाई क्या पेपर में पूछा गया, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा, क्या आपके सेफ स्कोर है, क्या कट ऑफ रह सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू क्योंकि आपको सिर्फ एक ही वीडियो में सारी चीजें मिल रही हैं. तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, कहीं स्किप मत करना. वी विल टॉक अबाउट
the maths here, right? We will talk about the logics here and all the important things, trust me. सो गाइज इसका मतलब एग्जाम जो रहा इट वाज अ बैलेंस मिक्स, जिसने चैलेंज करा आपका दोनों ही चीजें, ठीक है। आपका जो टेक्निकल नॉलेज था वो तो चैलेंज किया ही किया, उसके साथ आपका जो जनरल एप्टीट्यूड जितना है वो भी एग्जाम के थ्रू जो एग्जामिनर्स हैं वो पता करना चाह रहे थे। चलो ये तो हो गई हमारे मोड, आप कह सकते हो कि एग्जाम कैसा रहा की बात, ठीक है, कि मतलब डिफिकल्टी लेवल क्या रहा। नाउ गाइज वी विल बी टॉकिंग अबाउट द गुड अटेम्प्ट्स, ठीक है। गुड अटेम्प्ट्स क्या रहे? सो अगर आपने कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आप सेफ जोन में आ जाएं, दिस इज द मेन मुद्दा नाउ, ठीक है। दिस इज द मेन क्वेश्चन नाउ, दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस शुड यू हैव अटेम्प्टेड टू बी इन सेफ जोन। अगर आपको सेफ जोन में रहना है, पेपर अगर आपको क्लियर करना है, तो गुड अटेम्प्ट्स रेंज कितनी रहनी है? 10th ऑफ जुलाई का जो आपका पेपर हुआ है एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए और एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए। सो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव सिविल की। तो गाइस सिविल के लिए अराउंड 78 टू 85 गुड अटेम्प्ट्स चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एग्जीक्यूटिव सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन की, तो गाइस वहां आपको अराउंड 75 टू 80 गुड अटेम्प्ट्स चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको याद करने वाली चीज क्या है, भूलना नहीं कि एक्यूरेसी इज की, एंड ऑल्सो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, यस 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे द मोमेंट अगर आपने कोई भी आंसर गलत दिया होगा तो नेगेटिव मार्किंग है, इसीलिए एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये हो गई गाइस गुड अटेम्प्ट्स की बात। नाउ लेट्स फर्दर लुक फॉर द अदर थिंग्स। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। आप तो बोलोगे कि मैम आपने तो सब कुछ ही एक वीडियो में बना दिया। जी हाँ बिल्कुल, तभी तो मैं बोल रही हूँ आपके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस वीडियो को देखना, क्योंकि आपको आपके सारे ही सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो प्लीज जरूर से कहीं नहीं छोड़ना है। अब क्योंकि मैंने सोचा यार एनालिसिस कर ही रहे हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ बाकी इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको बताई दूं, क्योंकि आप उसके लिए फिर यू गाइज वेट अलॉट फॉर इट। तो अब हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स की, ठीक है, और ये आउट ऑफ 120 मैं बता रही हूँ, ठीक है, 120 मार्क्स में बता रही हूँ, और ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ही मैं बता रही हूँ। तो प्लीज उड़ के एकदम से मत आ जाना कमेंट में कि मैम ने आपने तो ये किया था, आपने तो वो कहा था, ठीक है। ये जो है ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए बता रही हूँ जिनका पेपर आपका 10th ऑफ जुलाई को हुआ है, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट सिविल, ठीक है, सिविल की सबसे पहले बात कर ले तो गाइस 85 आप समझ के चलो, अराउंड 85 जो है यूआर कैटेगरी के बच्चों के लिए उनके लिए रहने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इट हैज टू बी और इट कुड बी और इट कैन बी, वो आपका 82 रह सकता है। दिस इज जस्ट एन एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ओके। ऊपर नीचे हो सकता है डेफिनेटली, वो हम आपको फर्दर अगर कुछ भी होता है अपडेट मिलता है तो वीडियो में बताते रहेंगे, बट एज ऑफ नाउ व्हाट द एनालिसिस सेज वो यही है। सिविल में आप अराउंड 85 मान के चलो, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन में, और ये यूआर कैटेगरीज के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन में अराउंड 82 मान के चलो। और जो कट ऑफ्स है वो आपका ऊपर नीचे हो सकता है, डेफिनेटली होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन और कैटेगरी वाइज भी तो बीच में आएंगे ना भाई। तो ये चीज आप उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना आगे, ठीक है। सो दैट्स अबाउट द कट ऑफ थिंग। अब गाइज इतनी सारी बात हो ही गई है तो हम एक इंपॉर्टेंट चीज कैसे भूल सकते हैं, दैट हाउ कैन वी कैलकुलेट आवर स्कोर, राइट? हाउ टू कैलकुलेट योर स्कोर। अब यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ दैट हाउ यू कैन एक्चुअली डू दैट। सो गाइज आप अपना एस्टिमेटेड स्कोर इस तरह से लेकर आ सकते हो। आपको एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर बता रही हूँ, उस फॉर्मूले को यूज करो। कुछ नहीं है, सिंपल सी मैथ्स लगानी है। टोटल स्कोर अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, जितने भी आपने आंसर्स करेक्ट करे हैं उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, जितने भी आपने आपको लग रहा है कि भैया गलत आंसर करे हैं तो उसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और जब आप ये सिंपल सी मैथ्स कर लोगे, हल्का सा ये जो गुणा और आई वुड से माइनस करना है आपको, जैसे ही ये आप कर लोगे आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अटेम्प्ट करे हैं 85 क्वेश्चंस करेक्ट और 15 इनकरेक्ट, तो आपका स्कोर क्या रहेगा, 85 में से आपको क्या माइनस करना है, 15 इंटू 0.25, एज सिंपल एज दैट। बहुत सिंपल मैथ्स है, ज्यादा कुछ लगाना ही नहीं है दिमाग, ठीक है। तो 85 में से जब आपने 3.75 माइनस कर दिया तो गाइज 81.25 आपका गुड स्कोर बन रहा है, ठीक है। अब ये जो 81.25 है, या फिर इसी तरह से जब आप अपना मार्क कैलकुलेट करते हो, स्कोर कैलकुलेट करते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी आप अपना स्कोर लेकर आ रहे हो
उसको अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट लेवल कंपेयर कर लेना है किससे, जो अभी हमने आपको कट ऑफ बताई है उससे। द मोमेंट यू डू इट यू विल बी इन अ पोजीशन कि आपको पता चल जाएगा वेदर और नॉट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर सीबीटी 2। क्योंकि अगर आप उस लेवल में आ रहे हो, उस रेंज में आ रहे हो, तो भाई उसी दिन से सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देना। अगर नहीं आ रहे हो तो भाई आगे रिक्रूटमेंट जब भी होता है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट, ठीक है। So this is how you can actually calculate your score. ओके गाइज, नाउ इज द टाइम जब हम वो सारी बातें करेंगे जिसके लिए हम इस वीडियो में आए हैं, वो क्वेश्चंस देखने के लिए जो कि एक्चुअल में 10th जुलाई के आपके पेपर में पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम वो सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपकी डीएफसीसीआईएल के 10 जुलाई का जो आपका पेपर हुआ है कल एग्जीक्यूटिव लेवल का, उसमें पूछे गए हैं। सो कहीं भी किसी तरह की कोई क्वेरी, सजेशन, रिकमेंडेशन लगे या कोई मन में शंका उठे तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बता देना। नाउ लेट्स क्विकली लुक फॉर द क्वेश्चंस। नंबर 1 आपको ये पूछा गया था दैट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2025 इन व्हाट फॉर्म। सो गाइस 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के नाम से मतलब डिक्लेयर कर दिया गया से। तो इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स फोकसिंग ऑन इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, स्ट्रीमलाइन एक्विजिशन एंड सिविल मिलिट्री कोलैबोरेशन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। Next question, if the name of the Indian Railways locomotive is WDG4, then what does the letter W indicate in it? तो ये जो letter W है, ये W आपको बताता है the locomotive is to run on board gauge track. ठीक है, run on board gauge track. Okay, next question we have, when was the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, which is your DFCCIL, established under the Companies Act 1956? So guys, एक important चीज जो आपको जान लेनी है वो तो क्वेश्चन में ही मेंशन है that DFCCIL जो है ये Companies Act 1956 के अंडर एस्टैब्लिश हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है वो ये है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है ये 30th अक्टूबर 2006 को हुआ है। And if we talk about DFCCIL further, तो guys डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये आपका 30 अक्टूबर 2006 को एस्टैब्लिश हुआ था और रजिस्टर किया गया था द कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर। और ये जो है ये एक कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की और एक लार्जेस्ट रेल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये जो DFCCIL है ये अपना यस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है। Okay, guys. Next question is, which ministry does DFCCIL operate under the administrative control of? तो guys, just अभी मैंने आपको इसका आंसर बता ही चुका है that it comes under Ministry of Railways. So Ministry of Railways is the correct answer. आपका जो DFCCIL है ये एक special purpose vehicle है जो कि administration control of Ministry of Railways के अंडर आता है। To do what? To undertake planning, construction, operation and maintenance of dedicated freight corridors. ठीक है। Okay, next question is, in which state is India's highest railway station located? So guys, highest railway station जो है ये हमारा वेस्ट बंगाल में located है। तो और जिसका नाम है घूम रेलवे स्टेशन। तो घूम रेलवे स्टेशन इज द करेक्ट आंसर और ये वेस्ट बंगाल में located है। And Ghum railway station is the highest railway station in India. And if we talk about the height of Ghum railway station, so guys, it stands at a height of 2258 meters, जिसको 7407 फीट ऊपर है वो सी लेवल से। सो दैट्स अ लॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसइन्वेस्टमेंट इज व्हाट? सो गाइस, जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? आपसे पूछा गया था। सो गाइस, जो बेंजीन है उसका जो केमिकल फॉर्मूला है इट इज C6H6।
एंड जो बेंजीन है ये एक तरह का ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने अभी बात करा C6H6 होता है। और ये जो बेंजीन मॉलिक्यूल है उसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं जो कि एक प्लेनर हेक्सागोनल रिंग में ज्वाइन होते हैं ऑल टुगेदर विद 1 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू ईच ऑफ इट। मतलब हर एक कार्बन एटम के साथ हर एक हाइड्रोजन एटम अटैच रहता है बिकॉज इट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो बेंजीन जो है उसको एक हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन किया गया है। Okay, next question. What is the chemical formula of lime water? So guys, lime water is CaOH2 और lime water बनता कैसे है? So जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम पानी में ऐड करते हैं वो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं जनरली। ठीक है, इन जनरल टर्म्स इट इज लाइम वाटर बट केमिकली और साइंटिफिकली वी टॉक अबाउट तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जो लाइम वाटर होता है इट कैन बी मेड बाय एडिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू डिस्टिल्ड वाटर। और ये जो लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है वो CaOH2 होता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड कलर इन टोमेटो इज ड्यू टू व्हाट? सो गाइस, टोमेटो का जो कलर होता है वो लाल होता है, हम सब जानते हैं। पर क्यों होता है क्या ये हम जानते हैं? वो इसीलिए होता है क्योंकि गाइस टमाटर जो होते हैं ना उनमें एक तरह का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लाइकोपीन। लाइकोपिन इज समथिंग जो कि राइपनिंग के समय में जब टमाटर राइप हो रहा होता है, पक रहा होता है, जो कलर होता है टमाटो का वो हरे से लाल हो जाता है। पहले तो वो हरा होता है लेकिन जब वो पक रहा होता है तो वो लाल हो जाता है। अब ये क्यों होता है? जो एक तरह का पिगमेंट होता है जिसको हम लाइकोपीन बोलते हैं वो इस तरह का रेड कलर उत्पन्न करता है टमाटर के अंदर। सो लाइकोपीन इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question. Prime Minister Modi inaugurated total how many Vande Bharat Express train in the year 2024? So guys, साल 2024 में कुल 25 वंदे भारत चलाई गई थी जिनमें से 9 की अभी हम यहाँ पर बात करते हैं। सो ये जो 9 ट्रेन हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर ने कनेक्टिविटी बढ़ाई है, 11 स्टेट तक पहुंचाया है, वो कौन कौन सी स्टेट है आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए नोट डाउन कर लेना, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। So it is Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Bihar, West Bengal, Kerala, Odisha, Jharkhand and Gujarat. So these are the states जहां पर वंदे भारत की कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है by our own Prime Minister Mr. Narendra Modi ji in the year 2024, and a total of 25 trains have been inaugurated that year. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन अवार्ड जो होता है वो किस चीज के लिए दिया जाता है? सो गाइज, अर्जुन अवार्ड जो होता है इट इज गिवन व्हेन यू परफॉर्म वेरी आउटस्टैंडिंग इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। सो अगर कोई प्लेयर है जो कि स्पोर्ट्स में गेम्स में बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है देन ही और शी इज गिवन अर्जुना अवार्ड। सो ये जो अर्जुना अवार्ड है जैसे कि नाम से आप जान सकते हैं कि अर्जुन नाम उसमें आ रहा है। सो गाइज, ये जो अर्जुन नाम है इस अवार्ड का नाम रखा ही अर्जुन के नाम पर इसीलिए है जो कि महाभारत के एक कैरेक्टर थे। ठीक है, और ये जो अवार्ड है ये एनुअली दिया जाता है और अगर हम बात करें कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है सो इट इज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। MS सुब्बुलक्ष्मी को लेकर आया है दैट MS सुब्बुलक्ष्मी इज अ लेजेंड इन इंडिया हु इज नोन फॉर व्हाट? तो गाइज MS में MS क्या है सबसे पहले तो ये जान लो क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है यार, एंड आई एम सरप्राइज टू नो कि काफी कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता। दे आर लाइक यार हमें तो MS सुब्बुलक्ष्मी ही पता था, सुब्बुलक्ष्मी पता था। अरे बट MS का भी तो कोई फुल फॉर्म होगा। सो लेट मी टेल यू, MS का यहाँ पर मतलब होता है मधुरई षणमुखावधिवु Subbulakshmi. So this is the complete name of MS Subbulakshmi. So I know you cannot pronounce it all the time, but you should know, right? जिससे कि कभी पूछ लिया जाए तो आपको पता हो। So Madurai Shanmukha Vadivu Subbulakshmi, जिनका जन्म तिथि हम यहाँ पर बता देते हैं 16 सितंबर 1916 से लेके 11 दिसंबर 2004 तक उनका जीवन काल चला था। वो एक इंडियन कर्नाटिक सिंगर थी। ठीक है, तो वो इंडियन कर्नाटिक सिंगर के लिए ही लेजेंड मानी जाती हैं आज तक बिकॉज शी वॉज द वेरी फर्स्ट म्यूजिशियन एवर टू बी अवॉर्डेड विद द भारत रत्न। ठीक है, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है एंड ऑल्सो द वेरी फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव द रामन
Magsaysay Award in the year 1974. So this is the reason why she is been known a legend all these years. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कॉमन है, पर अच्छा क्वेश्चन है। दैट विच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन सिस्टर? तो गाइज, क्या आप जानते हैं अर्थ के जैसा एक और प्लैनेट है जो बिल्कुल अर्थ के जैसी प्रॉपर्टीज रखता है? वो कोई और नहीं, वीनस है। सो अर्थ का ट्विन सिस्टर अगर कोई कहलाता है तो इट इज वीनस, बिकॉज वीनस इज कॉल्ड द ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब वो रीजंस क्या है? क्योंकि जो वीनस और अर्थ दे है ना, वो ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं। अगर आप साइज पढ़ोगे ना दोनों का, अर्थ का और वीनस का, दे आर ऑलमोस्ट द सेम साइज, सेम मास, उनका वेट भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, उनका मास भी सेम है, एंड दे हैव अ वेरी सिमिलर कंपोजिशन, ठीक है, सेम ही मटेरियल के बने हुए भी हैं, एंड नेबरिंग प्लैनेट्स भी हैं। सो दिस इज द रीजन व्हाई अर्थ की ट्विन सिस्टर हम बोलते हैं वीनस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? सो इट इज न्यूटन। Okay, next question. Which railway ran the first train from Boribandar to Thane in 1853? सबसे पहली चीज ये जान लो, जो सबसे पहली ट्रेन चली थी ना 1853 में, वो बोरीबंदर से लेके थाने तक चली थी। और हम बात करें कि किस रेलवे ने उसे चलाया था, तो जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे है, उसने 16 अप्रैल 1853 को ऑपरेट करी थी सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन इंडिया में, जो कि बोरीबंदर से थाने तक चली थी, जिसमें 14 कैरियजेस थे और 400 पैसेंजर्स बिठाए गए थे। Okay, next question. When was Garib Rath train service started? So Garib Rath, I remember, I mean, I was not very small that time, इसीलिए I remember that जो गरीब रथ ट्रेन थी उसकी सर्विसेज सबसे पहले 2006 में चलाई गई थी। क्यों? क्योंकि गरीब रथ जो है इट इज अ नो फ्रिल्स एयर कंडीशन ट्रेन, जो कि इंडियन रेलवे ने शुरू करी थी टू प्रोवाइड चीपर एयर कंडीशन ट्रेवल टू द पैसेंजर्स। ऐसे पैसेंजर्स जो कि एक्चुअल में एसी की फर्स्ट क्लास एसी या फिर थर्ड क्लास एसी का अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन पैसेंजर्स के लिए चलाई थी, who could basically not afford the normal fares of air conditioned plants in normal trains। इसीलिए गरीब रथ को साल 2006 में इंडियन रेलवे के द्वारा चलाया गया था। Okay, Eastern Dedicated Freight Corridor connect Ludhiana, Punjab to which city in West Bengal? So it basically connect to डांकुनी। डांकुनी एक जगह है वेस्ट बंगाल में जहां वो कनेक्ट करता है। जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है या फिर ईस्टर्न डीएफसी भी आप कह सकते हो, वो एक तरह का ब्रॉड गॉज फ्रेट कॉरिडोर है इंडिया का। और ये जो रेलवे लाइन है ये चलती है लुधियाना से, फिर पंजाब पहुंचती है, फिर डांकुनी पहुंचती है जो कि कैलकाटा के पास है, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, via Meerut and Kanpur in Uttar Pradesh. So this is the particular route that it follows. तो आप please अच्छे से याद रखना, it is important. Okay, next question. The third schedule of Indian Constitution is related to what? So guys, जो third schedule है, जो तीसरी अनुसूची है, it basically deals with the forms of oath and affirmations for almost every constitutional position in India, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, मिनिस्टर हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, जजेस हो सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के, या फिर किसी और तरीके की कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के क्यों ना हो, उनकी जो फॉर्म्स ऑफ ओथ और एफर्मेशन हैं वो इस तीसरी अनुसूची जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें दी गई है। ओके, अगला सवाल है, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो गाइस, सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है ना वो इंडिया में ही लोकेटेड है। आई वाज सरप्राइज्ड टू नो व्हेन आई गॉट टू नो दैट, और वो है हुबली, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है जो कि मैंने आपको बताया, जिसको हम हुबली जंक्शन बोलते हैं, जिसको आप HUBLI भी स्पेल कर सकते हो, ये कहीं और नहीं, हमारे कर्नाटका में ही है। और ये जो मैसिव प्लेटफॉर्म है ना, इट स्ट्रेचेस फॉर ओवर 1505 मीटर्स। 1505 मीटर की लंबाई है बॉस इसकी, तो आप सोच सकते हो कितना ही लॉन्ग है यार, making it the longest one in the whole wide world. Okay, next and the last question for today we have, who is the Chief Minister of Bihar? So guys, it is none other than Nitish Kumar, who is,
the Chief Minister of Bihar right now. So that's it guys, those were the very important GKGS questions जो कि आपके 10 जुलाई के DFCCIL के पेपर में पूछे गए. So if you guys found this video video of exam analysis helpful, then please hit the like button and subscribe for more exam updates and preparation tips also. And इसके साथ साथ आपको क्या करना है, you have to comment below with your experience of the DFCCIL exam जो कि आपने दिया, और किसी भी तरह के अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं देन प्लीज कमेंट करना, वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. आज के लिए बस इतना ही. थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल DFCCIL aspirants. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग.